शुरुआत के अंदर हमने क्लास में पढ़े थे, बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लट के बारे में पढ़ा था, जेतर सिंह के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक क्लास में रतन सिंह और हमीर के बारे में पढ़ा था। एक क्लास में फिर हमने लाखा के और मोकल के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। मोकल का बेटा था कुंभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बताया था आपको कि पिछली क्लास का रिवीजन करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, तो हम पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन कर ले कि हमने जो लाखा और हमीर के बारे में जस्ट लास्ट क्लास वाला एक रिवीजन करवा देता हूँ, बाकी वाले तो आपने किया ही होंगे। वो थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ कि लाखा और हमीर के बारे में क्या क्या बातें थी। सॉरी, लाखा और मोकल के बारे में, है ना। तो लाखा के बारे में तो मैंने सिंपल सिंपल 4 बातें बताई थी कि एक तो उसके टाइम में जावर जो जगह थी वहां पर चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, वहां पे सिल्वर निकलनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब है वहां की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। एक मैंने बताया था कि उदयपुर के पास में गांव पड़ता है पिछोली, और पिछोली में बंजारे ने एक झील बनवाई, इसलिए झील का नाम हो गया पिछोला। पिछोला झील बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो बताया था एक बंजारे ने बनवाई थी। और एक बताया था कि इसके पास एक चबूतरा बना हुआ है, और वो चबूतरा किसका है? तो हमने पढ़ा था नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा बना उसके पास। फिर हमने और लाखा के बारे में पढ़ा था कि एक कोई बंदा था कुंभा हाड़ा, और वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। कहानी सुनाई थी मैंने, आपको याद ही होगी। फिर एक पढ़ा था कि लाखा के बुढ़ापे में जाके मारवाड़ की राजकुमारी से एक शादी हुई थी। मारवाड़ की राजकुमारी का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई के साथ शादी हुई थी। उस टाइम ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी लाखा के एक बेटे थे चुंडा के द्वारा कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको बनाया जाएगा। इसलिए वो जो सौतेले बेटे बाद में मोकल हुआ, जो सौतेला भाई था चुंडा का, तो मोकल को बाद में राजा बनाया गया था। और चुंडा ने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए चुंडा को हमने मेवाड़ का भीष्म कहना शुरू कर दिया कि मेवाड़ के भीष्म। मैंने और बताया था कि चुंडा को बाद में मेवाड़ का सबसे प्रमुख ठिकाना दिया गया था सलुम्बर। और इसमें मैंने कई बात बताई थी कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा राजा के राजतिलक में भाग लेगा, मतलब राजतिलक वही करेगा, वो बताएगा किसको राजा बनना है। सलुम्बर का सामंत जो होगा वो हमेशा मेवाड़ की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, या और आप अच्छे शब्दों में कहो तो वो हमेशा सेना की हरावल में रहेगा। सेना का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं हरावल, और जो पीछे वाली टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं चंदावल। वो मैंने बताई थी आपको। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राणा जी के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो जब राणा जी नहीं होंगे उस समय राजधानी का केयरटेकर होगा, एक तरीके से राजधानी को संभालेगा। और मैंने बताया था कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। तो चुंडा के वंशजों को सलुम्बर तो दिया ही गया था, और सबसे अधिक ठिकाने भी उनके पास थे। सलुम्बर सहित 4 ठिकाने उनके पास थे। सलुम्बर तो बता ही दिया था, और मैंने 3 और बताए थे आपको कौन कौन से थे कि इनको अमेट दिया गया था, राजसमंद में एक जगह पड़ती है, एक चित्तौड़ में जगह पड़ती है बेगू, वो दिया गया था, और एक आपके राजसमंद में एक जगह और पड़ती देवगढ़, वो दिया गया था। मैंने बताया था कि सवाल ये बन सकता है अपने कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का महत्व बताइए। तो ये सारी चीजें अपने को बतानी। लाखा के बारे में कुल मिला के 4 बातें। जावर में चांदी, पिछोला झील बंजारे ने, उसके पास नटने का चबूतरा, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभहाड़ा शहीद हो गया था, और हंसाबाई के साथ शादी हुई। तब उसके बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि अगला राजा वो नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। फिर उसको सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। सारे ठिकाने 16 थे, इनमें सबसे ज्यादा 4 चुंडा के वंशजों के पास थे। सलुम्बर वाले हमेशा कोरोनेशन में भाग लेते, सलुम्बर वाले हमेशा कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, सलुम्बर वाले हमेशा साइन क्या करते थे, और सलुम्बर वाले हमेशा कैपिटल को संभाला करते थे। लाखा के बारे में इतनी बात है, बस लाखा इतनी देर में रिवीजन हो सकता है आपका। अब इसके बाद में एक राजा हमने और पढ़ा था मोकल, तो मोकल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। सीधे सिंपल सिंपल याद रखने वाले, मोकल टावर था तो शुरुआत में तो इसका संरक्षक बना था चुंडा। बाद में हंसाबाई चुंडा पे विश्वास नहीं करती तो चुंडा तो यहां से चला जाता मालवा, और मालवा का सुल्तान कोई होता है उस समय होशंग शाह, उसके पास में जाके नौकरी करने लग जाता है। और इधर मोकल का बाद दूसरा संरक्षक मोकल का जो मामा होता है रणमल, वो बन जाता है। फिर और बताया था मैंने कि रणमल ने बाद में मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मंडोर पर कब्जा किया था, या मारवाड़ जिसको कहते हैं अपने, मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, इस पर कब्जा कर लिया था। और फिर हमने मोकल के अंदर और पढ़ा कि बाद में मोकल ने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। तो क्या निर्माण कार्य करवाए थे वो बताया था कि एक निर्माण कार्य तो मोकल ने ये करवाया था कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनवाया था। एक चित्तौड़ में जो समिधेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक चित्तौड़ में द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनवाया था।
विष्णु भगवान का मंदिर हो गया, ऊपर वाले दोनों शिव जी के हो गए। अपने भाई बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनवा दिया बाघेला, और अपनी रानी गोरंबिका की याद के अंदर एक बावड़ी बनवाई थी। एक बावड़ी का निर्माण करवा दिया था इसने। समिदेश्वर मंदिर की मैंने कई बातें और बताई थी कि बीच के अंदर जब यहाँ चित्तौड़ में राजा हुआ करते थे शक्ति कुमार, उस समय मालवा का राजा था मुंज। मुंज ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। बाद में मुंज का एक आगे वंशज हुआ था भोज, जब उसके कब्जे में चित्तौड़ रहा तो भोज ने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, इसलिए इस मंदिर का एक नाम हो गया त्रिभुवन नारायण मंदिर, और बाद में बदल के इसका नाम हो गया समिदेश्वर, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। फिर मोकल से संबंधित एक अभिलेख पढ़ा था हम, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसमें मैंने बताया था इसमें हमीर से लेके और मोकल तक की खूब सारी तारीफें मिलती है। अभिलेख क्यों लगवाया गया था? इसीलिए ये गोरंबिका वाली जो बावड़ी बनवाई थी इसकी जानकारी देने के लिए अभिलेख लगवाया गया था। 1428 ईस्वी का अभिलेख है, ये बात हमने पढ़ी थी और बता दी थी मैंने कि इनमें क्या क्या जानकारी दी। एक बात ज्यादा याद रखने वाली सी बात थी अपने कि लाखा के बारे में इसमें कहा गया है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया का टैक्स माफ करवाया था। वो बात थोड़ी याद रखने वाली थी, तो वो बात आप याद रख लेना। एक अभिलेख, ये जो मुंज ने यहां पर हमला किया था इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो फिर मैंने बताया था हस्तिकुंडी, हस्तिकुंडी अभिलेख है जो राठौड़ राजा धवल का है, राष्ट्रकूट राजा धवल का है, 997 AD का एक अभिलेख था। लो बस इतनी सी बात। तो आप प्रत्येक क्लास का वापस रिवीजन कर लिया करें, वापस उसका पता लगा लिया करें। और फिर लास्ट में बताया था कि गुजरात के अहमद शाह ने हमला किया था, और अहमद शाह का हमला रोकने के लिए मोकल गया हुआ था, और राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा, उस जीलवाड़ा नाम के स्थान पर रुके हुए थे, और मोकल की तरफ के 3 आदमी, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, और एक का नाम था महपा पवार। ये मोकल को मार देते हैं। मोकल का बेटा कुंभा वहां से भाग जाता है, और मोकल की जो एक रानी थी कमलावती, उसने दूसरे दिन अहमद शाह का सामना किया था, अहमद शाह को वहां से वापस लौटना पड़ गया। इतनी जानकारी, इतनी बातें पढ़ी थी। आज अपने अगला राजा पढ़ेंगे, और अगला राजा अपने कौन है? तो अगला राजा ये आपके लिखा हुआ कुंभा। भारतीय इतिहास में उस समय सबसे महत्वपूर्ण कोई राजा हुआ था तो कुंभा हुआ था। तो कुंभा के बारे में आप नोटिस भी करना, आप पुराने पेपर देखना, और ये तो वैसे ही करना। मैं बता रहा हूं कि आप जब ये तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास में प्री के और मेंस के दोनों के पुराने पेपर होने चाहिए, और आप जब भी कोई टॉपिक हो जाए, खत्म हो जाए, तो उससे संबंधित क्वेश्चन देखा करो, क्या सवाल पूछा हुआ इससे। उसे देखो, 2 चीजें होती है। एक तो अपने को ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार अपने फालतू में धूल में लठ मार रहे होते हैं, इधर उधर की दूसरी चीजें पढ़ रहे होते हैं। और एक दूसरा, जब आपके नोट्स में से, आपकी बुक में से, जो कोई सोर्स आप पढ़ रहे हो वहां से जब कोई क्वेश्चन निकल के सामने आता है, आपके पढ़े हुए में से कोई क्वेश्चन आप पुराना देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपको लगता है यार हाँ ये सवाल मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है। आपका टीचर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये पढ़ा रहा है, ये थोड़ा ठीक तो है। वरना हमेशा अपने मन में डाउट रहता है कि यार ये मास्टर बता तो रहा है, ये बात सही होगी या नहीं होगी, पर बाद में लगता है कि नहीं यार ये इन्होंने बताई थी, ये बात इस प्रकार से यहाँ पर आई हुई है। तो कुंभा याद ही रखना आपने, कुंभा का टाइम पीरियड तक याद रखना। बाकी मैंने कहा था सन याद नहीं रखने, पर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा, ये देख लो आप। लगभग 35 साल शासन किया था। 1433 से लेके 1468 के बीच का जो शासनकाल है, 1433 से लेके 1468 तक उसका जो रूलिंग पीरियड रहा था, वो अपने याद रखने वाली सी बात। कुंभा के बारे में कुछ ही पूछ ले, मुझे याद है 2012 के मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कुंभा के पापा का नाम क्या था। अब यूं तो अक्सर हम देखते हैं कि यार राजा महाराजाओं के माँ बाप के नाम याद करने लग जाऊं तो कितने होते हैं, पर अपने सबके याद नहीं करने, पर कुंभा जैसा कोई महत्वपूर्ण राजा हो उसके तो याद करने पड़ते ही है। तो कुंभा के पापा का नाम क्या था? अभी बार बार हम पढ़ ही रहे हैं, मोकल। अब पापा का याद करो, फिर मम्मी को क्यों छोड़ो पीछे, मम्मी का ही याद कर लो। तो मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार। तो कभी कोई पूछ ले भाई माता पिता का नाम बताइए, तो दोनों याद रख लेना कि पिता का नाम तो था मोकल और मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। कोई कोई जो राजा होता है उसकी 2 उपलब्धियां हो सकती है, सीधी सीधी। अच्छा अट गया ये, वापस लिख लो। मोकल तो पिताजी का नाम है, और मम्मी का नाम है सौभाग्यवती परमार।
ये उसकी मम्मी का नाम। किसी भी राजा की दो प्रकार की अचीवमेंट हो सकती है, या तो उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट हो सकती है या उसकी कल्चरल अचीवमेंट्स हो सकती है। ज्यादातर राजाओं की हम पॉलिटिकल अचीवमेंट देखते हैं, क्यों भाई राजा का काम युद्ध लड़ना, संधियां करना, इस प्रकार के हुआ करते थे। पर इतिहास में कुछ कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने कल्चर को भी खूब सारा विकास किया है, कल्चर में भी खूब सारी बढ़ोतरी की, उसको प्रमोट किया। और मैंने तो आपको पहले दिन ही बात बताई थी, बात कि इसीलिए मिडिवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कल्चर के साथ जुड़ा हुआ पार्ट। और जिन राजाओं ने कल्चर को प्रमोट किया था, उन राजाओं में, राजस्थान के राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण कोई नाम आता है तो कुंभा का नाम आता है। कि कुंभा ने अलग अलग क्षेत्रों में, सब प्रकार की गतिविधियों के अंदर, कि कंस्ट्रक्शन में उसने, लिटरेचर के अंदर उसने, म्यूजिक के अंदर उसने, सब चीजों में अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया था। इवन कहा जाता है कि आजादी के बाद में कुंभा पर कमेटी बनी थी और कहा कि नहीं यार, एक आदमी इतना कर ही नहीं सकता है, एक ही आदमी ने ये सब कैसे कर दिया, और एक आदमी को इतनी सारी चीजों की जानकारी कैसे हो सकती है। लेकिन उसका भी रिजल्ट यही था कि नहीं साहब, कुंभा बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ था, इंटेलिजेंट बंदा था, वो सब कर सकता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी रील बैक में आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा वहां से आप सुनिए, जहां हमने परसों कहानी खत्म की थी कि चाचा मेरा और महपा पंवार नाम के तीन आदमी हैं, और वो तीन बंदे मोकल को उसके कैंप के अंदर घुस के मार देते हैं। राजसमंद में जीलवाड़ा नाम की जगह पर उनका कैंप लगा हुआ है। गुजरात के अहमद शाह से युद्ध करने की तैयारी में वहां पर बैठे हुए, और चाचा मेरा महपा पंवार ने मार दिया। आपने उस दिन यदि सुना होगा अंत तक, तो आपने ये भी सुना होगा कि वो कुंभा को भी मारना चाहते थे, परंतु जो मोकल के पक्षधर या कुंभा के पक्षधर लोग थे, उन्होंने कुंभा को वहां से भगा दिया। कुंभा भागा, कुंभा भागे चित्तौड़ आया, अपनी दादी हंसाबाई को सारी कहानी बताई। उधर चाचा मेरा और महपा पंवार मारने के बाद वो भी भाग गए, पहाड़ियों के अंदर कहीं भाग जाते हैं। और कहा तो ये जाता कि वो मालवा की तरफ भाग गए थे, क्योंकि मेवाड़ से आगे मालवा की बाउंड्री शुरू हो जाया करती थी, तो मालवा की तरफ उधर भाग जाते हैं। कुंभा हंसाबाई के पास आया, उसने रोते रोते सारी बात बताई कि दादी ऐसी ऐसी बात हुई, पापा को तो उन्होंने मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार ने। किधर गए? तो वो तो आगे भाग गए पहाड़ियों के अंदर, और मुझे भी जैसे तैसे करके वहां से बगैर मैं आपके पास में। अब बेचारे हंसाबाई को टेंशन है। हंसाबाई को लगा कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया है, क्या पता वो पोते को भी मार दे, और अब तो मेरी यही बचा है, इसको कोई मार देगा तो फिर तो कोई धनी धोरी कौन है, फिर चित्तौड़ कौन संभालेगा, कौन बचाएगा। और हंसाबाई को एक बार वापस अपना भाई याद आया, रणमल। मैंने बताया था रणमल हंसाबाई का भाई था, और मोकल का संरक्षक भी रहा था, मोकल का गार्जियन वो रहा था, लेकिन बाद में मेवाड़ वालों की सेना की सहायता से वापस मारवाड़ चला गया था। वहां पे अपने भाई जो सत्ता था उसको हटा कर उसने वहां पर कब्जा किया था शासन के ऊपर। हंसाबाई ने एक बार फिर रणमल को मैसेज किया, भैया प्लीज राखी के बंधन का फर्ज निभाने के लिए आओ, एक बार और हमारी सहायता करने के लिए आओ। तो कुंभा का भी जो गार्जियन बना था शुरुआत के अंदर, वो रणमली गार्जियन बना था। तो कुंभा का गार्जियन भी रणमली था, ये याद रखने वाली बात। तो अब कोई पूछ ले कि रणमल मेवाड़ के कौन कौन से राजाओं का गार्जियन रहा था, तो दो राजाओं का गार्जियन रहा था। पहले मोकल का गार्जियन रहा था, और बाद में किसका गार्जियन बन गया? कुंभा का गार्जियन बन गया था। मतलब दोनों बाप बेटे का गार्जियन रहा था। अब रणमल कुंभा का क्या लग गया? इसके ये तो पापा का ही मामा लगता है अपने आप में। अब ये संभालता था। ये आया, इसने आते पूछा क्या बात हुई, और बताया कि साहब ऐसे ऐसे तुम्हारे भाणजे मोकल को मार दिया। किसने? तो कहा साहब ये लोग थे। और रणमल अपने साथ में अपने साथियों को लेके आया था। रणमल ने कहा लिस्ट बनाओ, चुन चुन के मारेंगे। और कहते रणमल ने पता लगाया, और पता लगा कि वो चाचा और मेरा दोनों को मार दिया था भीलों की सहायता से। भीलों ने सहायता की थी इनकी। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आगे तक जो महाराणा प्रताप है उसके बाद में भी आगे पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि जो भील थे उन्होंने हमेशा मेवाड़ वालों की सहायता की थी। तो रणबली भी वहां पे भीलों की सहायता लेता है। ये भीलों के क्षेत्र में कहीं पे छुपे हुए थे, और चाचा और मेरा दोनों को मार दिया था। हालांकि यहां से महपा पंवार जो था, और एक बंदा और था एक्का, ये दोनों यहां से भाग के मालवा चले गए थे। और मालवा का उस टाइम सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी, या आपका दो महमूद खिलजी फर्स्ट। ये दोनों भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए, कहा हमें शरण दे, और मालवा के सुल्तान ने इन दोनों को शरण दे दी थी। तो आप ये थोड़ा सा याद रखना कि रणमल वहां से आता है, रणमल चाचा और मेरा को मार देता है, लेकिन महपा पंवार और एका नाम के दो आदमी थे, वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले गए थे। उसने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दी थी, उनको अपने पास में वहां पर रख लिया था। किस किस को? महपा पंवार और एका को। किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। कहाँ का सुल्तान है? मालवा का सुल्तान। अब इसका मतलब मालवा वालों के साथ में कहीं ना कहीं पंगा हो जाएगा। अब इनको चाचा मेरा को और इनको तो मार दिया। चाचा मेरा को मारने के बाद में रणमल हंसाबाई के पास गया, और रणमल ने हंसाबाई को जाकर दीदी मैंने वो मार दिए उनको, तो अब आपको तो मैं जाऊं। हंसाबाई बेचारी डरी हुई थी,
वही बात है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने कहा देख भाई, तू पिछली बार भी आया था और मोकल के लिए तुमने खूब सारा काम ही किया था, लेकिन तू गया और तेरे जाते मोकल को मार दिया। इस बार भी तू आया, धन्यवाद तेरा, तूने कुंभा के लिए इतना सब कुछ किया, पर तू जाएगा और तेरे जाते ही वो कहीं आगे वापस कुंभा को मार दे। थोड़े दिन और रुक जा तो यहाँ पे तू। रणमल ने कहा दीदी आप इतना कह रहे हो तो थोड़े दिन में और रुक जाता हूँ यहाँ पे। और कहते रणमल वहीं रुक गया। और रणमल ने अपने जो बाकी भाई बेटे थे उन सबको भी बुला लिया और बुला का भाई यही है जो अपने को यहाँ की व्यवस्था पूरी देखनी पड़ेगी। अब वहां मेवाड़ के अंदर रणमल का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लग जाता है, रणमल का जो प्रभाव था वो बढ़ने लग जाता है। मैंने और बताया था रणमल मारवाड़ का था, मारवाड़ वाले राठौड़ थे। इसका मतलब अब वहां पे किसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था? राठौड़ों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था। और जबकि मेवाड़ वाले खुद कौन थे? गोहिल, और गोहिलों में भी कौन से गोहिल? सिसोदा वाले गोहिल थे, तो सिसोदिया थे। तो अब वहां पे मेवाड़ में साफ साफ दो गुट बन गए। मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, एक गुट बन गया राठौड़ों का और एक गुट बन गया सिसोदियों का। दो गुट बन जाते हैं वहां पे। राठौड़ों वाले गुट को लीड कौन कर रहा है? रणमल। सिसोदियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघव देव। ये चुंडा का भाई था, वो जो चुंडा मालवा चला गया उसका भाई था ये। आपका तो एक तरीके से मोकल का ही भाई के दो। और ये यहाँ पे राघव देव लीड कर रहा था यहाँ पे। अब रणमल में और राघव देव में टसल रहनी शुरू होगी। रणमल में और राघव देव में बंदी बंद हो गई और राघव देव बेचारा तंग। राघव देव ने रणमल को कहा और 2-4 बार, अतिथि तुम कब जाओगे? यार आए थे सहायता करने के लिए, मान लिया हमने बात, अब जाओ वापस अपने, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और सारी पोस्टें अपने घर वालों को और बांट दी तुमने। पर रणमल को पता था कि जब तक हंसा भाई अपने साथ है अपने को कोई नहीं निकाल सकता यहाँ पे। रणमल लगा रुको एक बार, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। पर बाद में रणमल को लगा अच्छा राघव देव थोड़ा ज्यादा 3-5 कर रहा है, और उसने एक दिन कहते हैं कि अपने आदमियों को भेज के राघव देव को मरवा दिया था। तो राघव देव की हत्या करवा दी, इसका मर्डर करवा दिया। किसने? रणमल ने। अब जब रणमल ने राघव देव को मरवा दिया तो अब तो जो राह का कांटा था वो भी समाप्त हो गया। अब तो फुल पावर के अंदर ही कौन है? रणमल एकदम फुल पावर के अंदर। और रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं 7.5 फीट हाइट एंड 1.5 क्विंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके। इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार वो कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकता है? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा बोले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है और मेवाड़ का राणा कुंभा है। राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके ये बातें सारी हंसाबाई को बता दी और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा कि यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत थी कि काला काला गांव मत बाल जे, क्या मैं भलो चेता हूँ, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तब रणमल को कह दे कि मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है, जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया
कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहाँ बर्तन साथ रहते हैं वापस में खटकते ही हैं, लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सौतेली माँ हूँ, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ। तुम तो सवेरे वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया यहाँ पे। चुंडा वापस आया, चुंडा ने आगे पूछा भाई क्या बात हुई। चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और महबूब ने मोकल को मार दिया। हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया। राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया। और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। सुंडा ने कहा ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है, तो क्या किया जाए। तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन। रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ। का आज जब रणमल शाम को आए तो तू उसको दारू पिला के टल्ली कर देना, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे। बारमली ने कहा डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पेक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू तो लाज पेक तो लेके आ तू अपने। बारमली से दो एक पैक लिए, फिर रणमल ने कहा अब तो खाना लगा दे। बारमल ने कहा कि नहीं नहीं, एक एक मेरे नाम का पैक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली। बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, बारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया, भाई आ जाओ। और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया, पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को बारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के बारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा। जोधा जो आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, वो वही मेवाड़ के अंदर था। और वो क्यों, उसके बाकी भाई उसके अंकल सारे वहीं रहते। मैंने आपको बताया था कि रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भतीजों को, सबको वहीं बुला लिया था। वो कहीं नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कह रहे हैं, उस दिन कोई संगीत वंगीत का कार्यक्रम था और उसमें संगीत सुन रहे थे, टांग पे टांग देके वहां बैठे हुए थे। और हो क्यों ना, बाप की दी तुत्ती बोलती है तो वहां आराम से मजे करते थे। पर कहते हैं कि जो वहां पे संगीतकार था, जो गीत वगैरह गा रहा था, उसको इस बात का पता चला कि साहब ऐसे ऐसे रणमल जी को वहां पर मार दिया है। और सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते हैं, उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने, उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली उन्होंने और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुंडा को इनको पता चला कि साहब जोधा भाग गए, तो इनका पीछा करो इनका। तो खूब दर पीछा किया, पर चुंडान उस दिन, जोधान उस दिन सारे हुसैन बोल्ट बन गए थे, आसपास ही कोई नहीं दिखाई दिया। चुंडा ने कुछ दूर तो पीछा किया, फिर कहा रहने दो रहने दो, अपने दिन के घर पे कब्जा कर लो। घर कौन सा, तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ वालों की राजधानी मंडोर, तो मंडोर पे कब्जा कर लो। चुंडान ये गए, इन्होंने जाके मंडोर पे कब्जा कर लिया। जोधान बेचारे भागे भागे ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके। बीकानेर के पास में जाके गांव पड़ता था काहुनी, उस काहुनी नाम के गांव के अंदर जाके शरण ली। वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा है, तो वहां जाके रुके।
अब स्थिति समझ में आएगी, इतने दिन अपने मेवाड़ में नेतागिरी कर रहे थे, पापा की वजह से पापा को वहां पे मार दिया तो मेवाड़ की नेतागिरी खत्म। अपनी खुद की राजधानी थी मंडोर, मंडोर पे चुंडा और बाकी सिसोदियों ने जाके कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां वाली अपनी नेतागिरी भी खत्म। तो अब क्या किया जाए, तो अब तो अपना घर तो वापस लिया जाए। अब कहते भाई जोधा ने वहां पर अपनी सेना वगैरह बटोरनी शुरू की, जैसे तैसे करके घर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन चुंडा मंडोर पर हमला करे, सॉरी जोधा मंडोर पर हमला करे, वहां पे हार जाए, हार के वापस भाग जाए। थोड़े दिन बाद वापस सेना इकट्ठी करके लाए, वापस कोई मंडोर पर हमला करे, वापस हार जाए, वापस चला जाए। कहते ऐसे ही एक बार एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हो गया, और घायल होने के बाद में और वहां से अपने घोड़े पर बैठ के भाग रहा था। ये मारवाड़ का देश, तपती दोपहरी, दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, पीने के लिए दूर दूर तक पानी नहीं। जोधा घोड़े पर खून से लथपथ एकदम चला जा रहा, प्यास लग गई और उसे लगा कि यार पानी नहीं मिला तो वैसे ही मर जाएंगे अपने। और उसको दूर खेत में कोई किसान की डाणी दिखाई दी, उसको लगा यार हो ना हो किसान की डाणी है तो वहां किसान होगा, और वो नहीं होगा तो पानी का जरूर कोई साधन मिल जाएगा। उसने अपने घोड़े को उधर दौड़ाया, लेकिन उस डाणी के पास तक पहुंचते पहुंचते तो जोधा तो खुद ही एकदम निढाल होके गिर गया। लेकिन जैसे ही वहां डाणी के पास घोड़ा पहुंचा, घोड़ा समझदार था, घोड़ा वहां रुक गया। किसान तो घर पे था नहीं, किसान की वाइफ घर पे थी। वो महिला बाहर आई, उसने आगे देखा कि यार घोड़ा आगे खड़ा है, घोड़ा एकदम पसीने पसीन हो रखा है, दौड़ गया, इसका मतलब वो सवार तो बेहोश ही पड़ा उसके ऊपर। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ पानी की तलाश के अंदर इधर आए होंगे। उसने जैसे तैसे करके जोधा को नीचे उतारा, छाया के अंदर खींच के लेके गई, हवा हुआ दिन, पानी के छिंटे मारे। जोधा को थोड़ा होश आया, और उसको जब पता चला इस बात का तो उसने थैंक यू आपने जान बचाई, मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाया, थोड़ा और यूं स्फूर्ति महसूस की, उसने एनर्जी महसूस की थोड़ी शरीर में। उसने थैंक यू आपका, आप मैं चलता हूँ। तो मारवाड़ का देश, ग्रामीण प्रधान सभ्यता, आज भी रिवाज गांव के अंदर कि आए हुआ मिनक घर से भूखा तो नहीं जाना चाहिए। और उस महिला ने जोधा का खाना खा ले। जोधा वैसे बेचारा भूखा ही था, उसने कहा खाना तो खा लूंगा। मारवाड़ में खाने के नाम पे क्या हो, तो खाने के नाम पे मारवाड़ में होती थी खिचड़ी। आप ज्यादातर लोगों ने खिचड़ी खाई हो, खिचड़ी नहीं अपने उसको बोलते हैं खिचड़ा। खिचड़ी तो बीमारों को खिलाते हैं, वो खिचड़ा जो हुआ करता था वही मुख्य व्यंजन हुआ करता था उस टाइम। और उसने थाली के अंदर वो खिचड़ा परोसा, पूरी थाली में खिचड़ा, बीच में जगह करके उसमें घी डाला होगा, आपने खाया होगा, ऐसे ही खाते हैं। और जोधा ने कई दिनों बाद घी देखा था, और जोधा ने एकदम बीच में हाथ मारा। कहते बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए उसके। हाथ जले तो वो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा कान खड़े हुए, उसने कहा तुझे क्या पता जोधा मूर्ख है भाई। उसने कहा और क्या मूर्ख है, एकदम बीच में आके मंडोर पर हमला करता है। मंडोर राजधानी है, राजधानी बीच में होती है, आगे मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस भाग जाता है। तो जोधा ने पूछा तो जोधा को क्या करना चाहिए। उसने कहा साइड साइड से गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 7 गांव जीते, धीरे 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 मंडोर पे, फिर मंडोर पे कब्जा कर ले। फिर उसने कहा छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ी नहीं खानी आती है। खिचड़ी साइड साइड से खा, फिर जाके बीच में पहुंचेगा, तू घी के पास पहुंचेगा, बीच में हाथ मारेगा तो हाथ ही जलेंगे तेरे। उस दिन भाई जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं प्राप्त की। एक तो मंडोर कैसे जीतना है, दूसरा खिचड़ा कैसे खाना। उसको तो खिचड़ा भी नहीं खाना आ रहा था। अब उसने साइडों साइडों से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे मंडोर के पास पहुंच गया। और जब एन मंडोर के पास पहुंचा, तब उसने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया कि देखो बुआ, बुआ लगती थी उसकी तो, रणमल की बहन थी तो, कि देखो बुआ अब खून खराबा खूब हो गया, मैं 15 साल भटक लिया। कहते हैं 1438 के आसपास में रणमल को मार दिया था, और 1453 के आसपास में मंडोर के आसपास पहुंचा था। 15 साल बीत गए थे। कहते हैं मैं 15 साल भटक लिया हूं, राज्य मेरा ही है ये। गलती थी तो पापा गलती थी, मेरी गलती नहीं, और गलती थी तो भी हमने भुगत ली। अब मैं मंडोर वैसे भी कब्जा कर लूंगा, यदि आप समझौता करवा के दिला दो सबसे अच्छी बात। हंसाबाई ने कुंभा को कहा कि कुंभा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी इस घर के अंदर करके क्या सुख पाए। पहले जो मेरा भाई था रणमल, वो मेरे बेटे मोकल के लिए, तू मेरा पोता है, तेरे लिए बेचारा लड़ा, और अब मेरा ही जो भतीजा है उसको खुद का राज्य ही नहीं मिल पा रहा है, वो तो उसको दे दे। कुंभा ने जब दादी जी ने ये बात की तो कुंभा ने कहा ठीक भाई, अपने संधि कर लेंगे। और कहते हैं उसके बाद में जोधा मंडोर पर कब्जा कर लेता है, और कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बांवड़ की संधि। आगे हम पढ़ेंगे, पर ये थोड़ा सा फ्लैशबैक है, ये थोड़ी सी पुरानी कहानी है, तो थोड़ा याद रखना कि किस प्रकार रणमल वहां पे गया था, रणमल को वहां पे मारा गया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे चुंडा वापस आया, वो सब चीजें आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद अपने, तो हम राजनीतिक उपलब्धियों से चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ एक, जो मैंने अभी बताया आपको, आंवड़ बांवड़ की संधि।
ये आंवड़ बावड़, ये आपके कुंभा और जोधा के बीच की संधि है। तो ध्यान रखना किस किस के बीच में हुई कि कुंभा प्लस जोधा। कब हुई? तो 1453। क्या कहा गया इस संधि में? तो इस संधि के अंदर कहा गया कि मंडोर पर आज के बाद अब जोधा कब्जा हम छोड़ देंगे। अब इतने दिन क्या था? इतने दिन मेवाड़ तो कुंभा का ही, मारवाड़ पे भी एक तरीके से कुंभा ने कब्जा ही कर रखा था। तो कहा गया कि भाई अब मेवाड़ मारवाड़ का विभाजन करो अलग से। तो फिर एक बाउंड्री बनाई गई और कहा गया जितनी दूरी में आंवले की झाड़ियां हैं, आंवड़ आंवड़ एक मेवाड़ के अंदर झाड़ी होती है, हरी भरी एक झाड़ी होती है, जितनी दूर में आंवड़ है उतनी दूर में तो मेवाड़ मान लो, और जहां से बावली शुरू हो जाते हैं, बबूल किंकर जो अपने बोलते हैं वो जो शुरू हो जाते हैं, वहां से आप मारवाड़ मान लो। हरी भरी जमीन मेवाड़ की और जहां सूखा सूखा शुरू हो जाता है वो मारवाड़ का मान लो। इसलिए संधि का नाम पड़ गया आंवड़ बावड़ की संधि। और ये जो बाउंड्री बन रही थी, बाउंड्री अपने पाली के अंदर एक जगह पड़ती है सोजत, वहां सोजत में जाके बाउंड्री बन रही थी, इसलिए कहा गया सोजत अब मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री है। सोजत से इधर वाला इलाका तो इसको दे दिया मारवाड़ को, और उधर उधर वाली जो जगह थी वो किसको दे दी थी? मेवाड़ को। फिर जोधा ने सोचा यार अब इतने सालों की जो दुश्मनी थी उसको भुला ही देते हैं, इन्होंने संधि कर ली अपने साथ में, ये सब कर ही दिया। तो जोधा ने कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी, जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के बेटे के साथ कर दी। और कुंभा का जो बेटा था उसका नाम था रायमल। तो दुश्मनी बुलाने के लिए पहले अक्सर ये सबसे अच्छा उपाय होता था कि आपस में शादी ब्याह वापस कर लो, रिश्तेदारियां कर लो, तो पुरानी जो दुश्मनी होती थी वो टूट जाया करती थी। तो जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी? रायमल। रायमल जो कुंभा का बेटा था उसके साथ में कर दी। तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिलेशन कैसे आपस में सही हुए वो याद रखना आप। तो कौन सी संधि है वो? आंवड़ बावड़ की संधि। कब हुई है? 1453, 1453। किस किस के बीच में? कुंभा प्लस जोधा। क्या कहा गया कि आज के बाद मंडोर किसका है? जोधा का। आंवड़ बावड़ की संधि इसलिए कहते हैं जहां तक हरी भरी जमीन है, आंवले जैसी आंवले की झाड़ियों वाली जमीन है वो मेवाड़ की, जहां से बावड़िया बबूल शुरू होते हैं वो मारवाड़ का। बाउंड्री बीच में किसको बनाएगी? सोजत को, पाली के अंदर जगह पड़ती है। और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी गई? कुंभा के बेटे रायमल के साथ में, ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए। आप ये भी देखो, इससे ना कुंभा की डिप्लोमेसी भी झलकती है। कुंभा कहीं ना कहीं डिप्लोमेट आदमी है, वो ये समझता है कि यार पड़ोसियों के साथ में ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रखनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए। मेवाड़ का पड़ोसी कौन? मारवाड़। फिर रिश्तेदार और थे, इसलिए इनके साथ वापस अपने दोस्ती कर ली जाए। तो यहाँ पे कुंभा इनके साथ में दोस्ती कर लेता है। तो कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट जो पढ़ रहे थे उसके अंदर एक तो ये मेवाड़ मारवाड़ का चूंकि थोड़ा फ्लैशबैक चल रहा था इसलिए मैंने वहां से बताया, इसलिए बात सामने आ गई। अब आगे पढ़ते, ये याद रख लेना भाई, ये मैं वापस मिटा रहा हूं इसको। अब एक लिखा हुआ इसके अंदर सारंगपुर का युद्ध। क्या हुआ देखो, मैंने अभी बताया था कि रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने आगे चाचा और मेरा को मार दिया क्योंकि वो मोकल के हत्यारे थे। मैंने बताया था महपा पंवार और एका नाम के दो बंदे थे और वो भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए, और मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। कुंभा ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, ये भाई ये दो जो बंदे तेरे पास बैठे हैं ये मेरे पिता की हत्या में शामिल थे और इनको तू वापस दे। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। महमूद खिलजी ने कहा नहीं साहब ये शरणागत है, इन्होंने असाइलम लिए हमारे पास में आगे शरण लिए, और शरण लिए हुए आदमी को वापस नहीं दूंगा मैं। कुंभा ने कहा मैं मारूंगा तेरे को, बाद में इनका तो जो होगा वो देखा जाएगा, तेरे पड़ जाएगी फालतू के अंदर। महमूद खिलजी ने कहा जो हो मैं इनको तो नहीं, इनको अपने पास में रखूंगा। महमूद खिलजी के मन में कोई दूसरी बात, कहते ऐसे ही एक कोई महमूद खिलजी का एक विरोधी और था उमर खां, और उस उमर खां को कुंभा ने किसी टाइम में शरण दी थी, इसलिए उसके दिमाग में थी कि तूने मेरे विरोधी उमर खां को शरण दी थी, मैं ले तेरे विरोधियों को शरण दे दूंगा, मैं इसको महपा और एका पंवार को, सॉरी महपा पंवार और एका को शरण दे दूंगा। इस बात पे कुंभा को गुस्सा आया, कुंभा महमूद खिलजी पर हमला कर देता है। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है सारंगपुर। 1437 1437 एडी में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? कुंभा और महमूद खिलजी के। तो याद रखना भाई, ये कोई युद्ध पूछ लेगा आपसे, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर। सारंगपुर कहां पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ?
तो 1437 में। किस बात को लेकर हुआ? एक तो अपने राज्य का विस्तार करना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, वो तो याद रखनी है। एक ये भी याद रखना है कि महमूद खिलजी ने कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे उनको अपने पास में शरण दे दी थी, इस वजह से भी कुंभा नाराज था और उसने ये युद्ध कर लिया था। कुंभा जीत गया। कुंभा जीतता है और जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। मैं विक्ट्री भी है मेरा, मैं जीता हूं, इसलिए जीत की याद में स्तंभ बनवाता हूं। अब याद क्वेश्चन याद रखने वाला ये, कोई पूछे कि विक्ट्री टावर किसने बनवाया था, तो विक्ट्री टावर कुंभा ने बनवाया था। कोई पूछे कि विक्ट्री टावर कौन से युद्ध में जीत के बाद बनवाया गया, तो बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर कब हुआ, तो 1437। बैटल ऑफ सारंगपुर किस किस के बीच में हुआ, तो कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा था, तो मालवा का। क्यों युद्ध हुआ, क्योंकि मालवा वाले महमूद खिलजी ने जो कुंभा के पिता मोकल थे, उनके जो मर्डरर थे, उनको अपने पास में असाइलम दे दी थी, उनको अपने पास में शरण दे दी थी। इतनी बातें याद रखने वाली सी बात, तो सारी बातें याद रखना है सारंगपुर युद्ध की। अब इसके बातें पढ़ते हैं, देखो सारी बातें वापस। अब एक थोड़ी सी बात आगे और पढ़ते हैं। इस चंपानेर वाली संधि से पहले मैं एक बात और पढ़ाता हूं आपको। अपने यहाँ पे नागौर, नागौर में मैंने एक राजा बताया था, पिछले में मैंने बताया था, ऋषि श्रृंगी वाला अभिलेख कहता है कि नागौर में एक राजा था फिरोज खां, और मोकल ने उसको हराया था। फिरोज खां जब मर गया तो फिरोज खां का बेटा राजा बना यहां पे शम्स खां। इस बात पे शम्स खां का चाचा नाराज हो गया, मुजाहिद खां। उसने कहा राजा मैं बनूंगा। मुजाहिद खान नाराज हो जाता है, और मुजाहिद खान नाराज हुआ और मुजाहिद खान ने शम्स खां को हटा दिया और खुद राजा बन जाता है। कुल मिला के नागौर में एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। दो लोग लड़ रहे हैं, एक शम्स खां और एक मुजाहिद खान नाम के दो लोग बंदे लड़ रहे हैं। शम्स खां भाग के कुंभा के पास में आता है और इसने कुंभा को कहा कि आप मेरी सहायता करो, और आप मेरी सहायता करके मेरे चाचा को हटा के मुझे राजा बनाओ। कुंभा ने कहा पक्का। कुंभा गया, कुंभा ने जाके मुजाहिद खान को पीटा, और मुजाहिद खान को पीट के वहां पे राजा किसको बना दिया, शम्स खां को राजा बनवा दिया, और कहा कि तू मेरे को टैक्स टाइम टू टाइम बेचता रहेगा, तू आज के बाद मेरे अंडर में। शम्स खान ने कहा पक्का। सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुंभा ने कहां के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया था, सक्सेशन स्ट्रगल में भाग कुंभा पार्टिसिपेट कहां कर लेता है, नागौर। किस किस के बीच में था, शम्स खां और मुजाहिद खान के बीच में। कुंभा सपोर्ट किसको करता है, शम्स खां का। कुंभा विरोध किसका कर देता है, तो मुजाहिद खान का। मुजाहिद खान का तो इसने विरोध कर दिया, और शम्स खां का इसने क्या कर दिया था, पक्ष ले लिया था, इसका सपोर्ट कर दिया था। अब शम्स खां बन गया। शम्स खां ने बनने के बाद थोड़े दिन तो कुंभा की बात मानी, और बाद में कुंभा की बात माननी मना कर दी, और इसने शम्स खां ने नागौर का जो किला था उसकी मरम्मत वगैरह करवानी शुरू कर दी। कुंभा गुस्सा है, कुंभा ने वापस सेना भेजी, इस बार शम्स खां को हराया इसने। अब शम्स खां भाग के गया गुजरात के राजा के पास। गुजरात का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह के पास गया और उसने जाकर देख अपने दोनों मुस्लिम भाई है, और मेरे को यार वहां राजस्थान में नागौर का राजा हूं, और मेरे को कुंभा वहां पे पीटता रहता है, तू मेरी हेल्प कर। और शम्स खां ने अपनी बेटी की शादी और कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर दी। कुतुबुद्दीन शाह गुस्सा गया, यार ऐसे कैसे हमारे भाई को वहां कुंभा पीट सकता है। कहते कुतुबुद्दीन शाह ने और सेना भेजी, और कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी, कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी तो कुंभा ने उसको भी हरा दिया। कुतुबुद्दीन शाह को भी कुंभा हरा देता, गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। अब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया। ये बात मालवा वाले महमूद खिलजी को पता चली। महमूद खिलजी जो मालवा वाला पहले सारंगपुर वाले युद्ध में हार के गया था, उसको ये बात पता चली कि कुंभा ने गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। फिर दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो लोग आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी, एक मालवा का राजा एक गुजरात का राजा, दोनों का दुख एक। दोनों का दुख एक कौन, तो दोनों का दुख एक कुंभा, इसलिए दोनों आपस में दोस्त बने। और कुतुबुद्दीन शाह जो था वो महमूद खिलजी जो था, महमूद खिलजी अपना एक बंदा कुतुबुद्दीन शाह के पास भेजता है। कुल मिलाकर महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह से बातचीत करता है, और उसने कुतुबुद्दीन शाह को जाग कहा कि यार मेरे को, महमूद खिलजी ने कहा मेरे को कई साल पहले कुंभा ने हरा दिया था। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा मी टू, मेरे को अभी अभी जस्ट उसने और पीटा है, मुझे और मारा है उसने। तो कहा क्यों ना अपने दोनों मिले और मिलके कुंभा को हरा दे। कहा यार ये वाली बात सही। तो इस बार महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिले, मतलब मालवा का राजा और गुजरात के राजा मिले, और 1456 में दोनों एक संधि करते हैं।
चांपानेर की संधि, दोनों ने एक संधि कर ली वहां, चांपानेर की संधि गुजरात में जगह पड़ती है, चांपानेर की संधि की, और कहा इस बार अपने दोनों मिलके जाएंगे और मिलके कुंभा को हरा के आएंगे, दोनों मिलके कुंभा को हराएंगे। अगले साल दोनों ने अपने मिलके सेनाएं भेजी। अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर के अंदर युद्ध हुआ। कहते इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को मिलके पीटा था, दोनों को एक साथ हराया। कुल मिला के बात यह है कि कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को अकेले को सारंगपुर के युद्ध में हराया। कुंभा ने उसके बाद में नागौर वाले मुजाहिद खान को हराया, शम्स खां की सहायता की, फिर शम्स खां को हराया, फिर शम्स खां की सहायता करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह आया तो उसको हराया, फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलके आए तो उनको और बदनौर वाले युद्ध के अंदर हराया। अब और कहते हैं कि जब उधर से आपके ये महमूद खिलजी आ रहा था, किधर से ये आ रहा है, गुजरात से, आपके गुजरात से जब महमूद खिलजी आ रहा है तो गुजरात से जब राजस्थान में अंदर घुसेंगे तो अपने यहाँ पे राज्य कौन सा पड़ता सबसे पहले, सिरोही। और सिरोही में चौहानों का शासन हुआ करता था। चौहानों की एक ब्रांच थी देवड़ा, और उन देवड़ों का एक राजा था सहसमल। सहसमल देवड़ा एक राजा हुआ करता था, और कुंभा ने सहसमल देवड़ा के कुछ एरिया दबा रखे थे। इसलिए जब कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से आ रहा था उधर से, तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा उससे मिला। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा, भाई हाँ सहसमल बता तू किसकी सहायता करेगा? मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा साहब आपकी, उसने मेरे खुद के एरिया दबा रखे हैं और मैं आपकी सहायता करूंगा। तो उसने अपनी छोटी मोटी टुकड़ी और सहायता के लिए यहाँ पे भेजी। लेकिन कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को हरा देता है। कुतुबुद्दीन शाह जब हार के यहाँ से चला गया तब कुंभा ने पूछा कि अरे वो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला उधर से आ रहा था, तो बीच में चाय नाश्ते किसने करवाए तेरे? तो कहा साहब वो तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा था। इस बार कुंभा ने सहसमल देवड़ा पे सेना भेजी और सहसमल देवड़ा को हरा दिया था। तो सिरोही को नरसिंह डोडिया नाम का सेनापति था। डोडिया परमारों की एक ब्रांच होती है, आगे पढ़ेंगे हम, याद रखना आप। तो नरसिंह डोडिया को भेजा, नरसिंह डोडिया जाके सहसमल देवड़ा की सेना को हरा के आ जाता, तो सिरोही पर भी कब्जा कर लेते। वापस ध्यान दे लेना आप। अपने पड़ोसी जोधा के साथ में एक संधि करता है, आंवड़ बांवड़ की संधि। इसके द्वारा जोधा को मंडोर वापस दे देता है, सोजत को बाउंड्री बना लेते हैं, और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रैमल के साथ कर देते हैं। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराता है, क्योंकि इसने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, और इस युद्ध में जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खान के बीच का जो सक्सेशन स्ट्रगल है, इसमें पहले शम्स खां का साथ दिया, मुजाहिद खान को हटाया। फिर शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलकर आए थे। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का राजा था, दोनों मिलकर आए थे, इनको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों एक संधि करते हैं, चांपानेर की संधि। कुंभा खिला 1456 में कि मिलके बांटेंगे इसके राज्य को, पर इन दोनों को एक साथ 1457 में बदनौर के युद्ध में रहा। दोनों किसको? तो आपके महमूद खिलजी मालवा के राजा को और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के राजा को। और सिरोही के अंदर सहसमल देवड़ा राजा था, इसने गुजरात वालों की हेल्प की थी, इसलिए नरसिंह डोडिया को भेज के इसको भी हराया था। कुल मिला के कुंभा अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली राजा था उत्तर भारत का। उत्तर भारत में उस समय 3 ही बड़े स्टेट हुआ करते थे, दिल्ली, गुजरात और मालवा। देख लो गुजरात और मालवा वालों को तो कुंभा नचा नचा के मार रहा है कि तुम अकेले आओगे तो अकेले मरोगे, साथ में आओगे तो साथ में मर के जाओगे यहाँ से। और दिल्ली की तो तब इतनी औकात ही नहीं थी कि कुंभा से लड़े। दिल्ली की तो हालत वो थी, आप जब मिडेवल नरेंद्र सर मिडेवल पढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे कि दिल्ली का राज्य तो दिल्ली से पालम तक था, कि दिल्ली से बाहर आता है हवाई अड्डा है पालम, कि बस इतनी दूरी में दिल्ली का राज चल रहा था, बाकी दिल्ली के पास तो कुछ बचा हुआ ही नहीं था अपने आप में। तो दिल्ली वालों की तो औकात ही नहीं थी। 1398 में जब तैमूर ने हमला किया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी तो नष्ट हो गई थी, सैयद आए थे, उनके पास कुछ ज्यादा ताकतें नहीं थी, इसलिए कुंभा यहाँ पर शक्तिशाली राजा बना हुआ था। देख लो उसने सबको हराया। ये कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है, जितनी हमने पढ़ी वो सारी की सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लिखा हुआ कुंभा की कल्चरल अचीवमेंट्स। मुझे और एक बात फिर याद आती है, बात सुनो। एक कोई 7वीं की बुक में कोई एक लाइन लिखी, एनसीईआरटी के अंदर कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि एक किसी राजा का वर्णन है, सुनिए आप राजा का वर्णन। पहले एक छोटी स्टोरी लिखी हुई वर्णन से पहले कि अरविंद एक दिन स्कूल से घर आया और अरविंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे स्कूल के एनुअल फंक्शन में भाग लेना है और मैं उसमें एक प्ले के अंदर किंग बनूंगा, प्ले में राजा बनूंगा, ड्रामा में राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब राजा बनकर मंच पर चलेगा, प्लेटफॉर्म पे चलेगा, तो अपनी फड़कती हुई मूछें और कड़कती हुई तलवार में कितना सुंदर लगेगा। और तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी मुझे वीणा ला कर दो। वीणा, वीणा होती है वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मां सरस्वती के हाथों में कभी आपने देखी हो कि मम्मी मुझे एक वीणा ला कर दो, क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तब मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा।
मम्मी अचंभे में पड़ गई, मम्मी आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगे ऐसा कौन राजा था जो तलवारों की बजाय वीणा बजाया करता था, या जो राजा वीणा का उपयोग भी किया करता था। आओ बच्चों, आज हम समुद्रगुप्त की कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त की। मतलब भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त वो योद्धा हुआ है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को रौंद के रख दिया था, बींद के रख दिया था उसने पूरे संपूर्ण भारत को। और गुप्त साम्राज्य का सबसे महानतम सम्राट हुआ इस विजय वाली उपलब्धियों के अंदर। लेकिन फिर भी उस आदमी को यदि याद किया जाता, इसके लिए याद किया जाता कि वो क्या बजाया करता था? वीणा। कि भाई लड़ाइयां करना, युद्ध जीतना, ये तो किसी भी राजा के काम होते हैं। इनके अतिरिक्त कहीं किसी कोने के अंदर उसके वो सॉफ्ट वाला दिल भी धड़कता है या नहीं धड़कता है? वो कोई कल्चर के प्रति, वो कोई म्यूजिक के प्रति, वो लिटरेचर के प्रति, वो कंस्ट्रक्शन के प्रति, इनके प्रति भी थोड़ी बहुत कोई रुचि, इंटरेस्ट, हॉबी रखता है या नहीं रखता है? तो समुद्रगुप्त को आज हम वीणा वालों से नाम से याद करते हैं। और मतलब मैंने जो यूपीएससी का, आरपीसी, खूब सारा ये क्वेश्चन हमेशा देखा हुआ है कि गुप्त वंश का कौन सा जो राजा था वो वीणा बजाया करता था? समुद्रगुप्त। मैं ठीक यही बात कुंभा पे लागू कर सकता हूँ कि कुंभा भी अपने वही राजा है जिसने इतनी कितनी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया या भाग लिया। कुंभा वही राजा है जो वीणा बजाया करता था। तो अपने इंडियन हिस्ट्री में तो कोई समुद्रगुप्त बजाया करता था, और अपने राजस्थान हिस्ट्री में पूछे तो वीणा बजाया, कुंभा बजाया करता था वीणा। तो आप देख लो कि भाई कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कितनी महान हुई। सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है कि हम उसके कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, क्या क्या बनवाया था उसने। हम उसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उसने क्या क्या लिखा था। हम उसके कोर्ट स्कॉलर पढ़ेंगे, उसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, उसने किस किस को प्रमोट कर क्या क्या किया था, और उसने क्या क्या टाइटल ग्रहण किए थे। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। एक एक का नंबर लगा देते हैं, अपने एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले लो देखते हैं अपने निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं। निर्माण कार्य क्या क्या करवाया था। एक तो मैंने अभी बीच के अंदर एक लाइन बोली थी कि कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि 1437 में सारंगपुर के युद्ध में उसने महमूद खिलजी मालवा के राजा को हरा दिया था। उस जीत की याद में उसने विक्ट्री टावर बनवाया था। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। हम बात करेंगे विजय स्तंभ की अलग से, और सारी बात करेंगे, पर एक बार थोड़ी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में और बात कर लेंगे अपने। एक तो इसने ये करवाया था। अच्छा, और क्या करवाया उसके बाद में? एक मैंने एक बुक पहले भी आपको बताई थी, एक राइटर हुए हैं अपने कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी नाम करके एक राइटर हुए, और कवि राजा श्यामल दास जी ने एक बुक लिखी है वीर विनोद। और वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 फोर्ट्स है, उनमें से 32 केवल कुंभा ने बनवाए। 84 में से 32 किलों का निर्माण यदि किसी ने करवाया है तो वो कुंभा ने करवाया। अब वो सारे 32 तो अपने पढ़ने से रहे, लेकिन जो मुख्य मुख्य किले वो मैं बताता हूं जो इसने बनवाए थे। इसने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था, कुंभा ने। एक बसंतगढ़ का किला बनवाया, एक मचान का किला बनवाया, एक भोमट का किला बनवाया। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद डिस्ट्रिक्ट लगती है, अलग से पढ़ लेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने अलग से और देखेंगे। बसंतगढ़ और मचान दोनों सिरोही में। भोमट, भोमट का क्षेत्र अपने उदयपुर में भीलों वाला जो इलाका है वो है। ये दोनों किले। मचान का किला इसलिए बनवाया था क्योंकि कोई मेर जाति थी, वो यहाँ पे उपद्रव करती थी, वो यहाँ पे अनरेस्ट किया करती थी, उनको दबाने के लिए मचान का किला बताया गया। मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने पहले बताया था मेदपाट का नाम कहीं ना कहीं मेर, मेद या मेव की वजह से। तो कोई मेर जाति थी वो यहाँ पे तंग किया करती थी, इसलिए इनको कंट्रोल में करने के लिए कौन सा किला बनाया गया था? मचान। मैंने बताया भोमट वाला भीलों के क्षेत्र में, इसलिए भीलों को कंट्रोल करने के लिए कोई किला बनाया गया था, वो था भोमट। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि वीर विनोद नाम की अपनी किताब में कि कुंभा ने 84 में से 32 किले और बनवाए थे। उन 32 किलों में से राजसमंद में आपके कुंभलगढ़, आपके सिरोही में बसंतगढ़ और मचान, और आपके एक ही भोमट वाला किला। ये मुख्य मुख्य से याद रखना, ये तो बनवाए थे। सिरोही के अंदर इसने एक किले का रिकंस्ट्रक्शन और करवाया था, अचलगढ़। सिरोही में पुराना बना हुआ किला, परमारों का बनाया हुआ किला था। ये इसका 1452 में 1452 के अंदर इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, इसको यहां पर दोबारा बनवाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना कि रिकंस्ट्रक्शन कौन से किले को। अचलगढ़ मुझे याद है, ये बार अलग से ही पूछ लिया था कि कौन से किले का उसने पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, तो अचलगढ़ का उसने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था।
अब और आ जाओ, इसके अलावा और क्या की, ये विजय स्तंभ हो गया, या आपके किले हो गए, और क्या बनवाया इसने। तो इसके बाद में कुंभा ने मंदिर बनवाए। हालांकि ये सारे शिव जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं, कुंभा के लिए कहते हैं कि कुंभा विष्णु भगवान को ही उतना ही मानता था, और कुंभा ने विष्णु भगवान की याद में एक मंदिर बनवाया, कुंभ श्याम। कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। कुंभ स्वामी मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो एक कुंभ स्वामी का मंदिर 3 जगह पे बनवाए थे। राजधानी कौन सी? चित्तौड़गढ़, यहां पर बनवाया। कुंभलगढ़ में कौन सा किला है? कुंभलगढ़, यहां पर बनवाया। और कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया? अचलगढ़, तो यहां पर बनवाया। कुंभ स्वामी विष्णु भगवान का मंदिर है, कितनी जगह पे बनवाए? 3 जगह पे। कौन कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर कुंभा ने ये मंदिर बनवाए थे आप। फिर उसने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर और बनवाया, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। ये क्या है श्रृंगार चौरी मंदिर? के वास्तव में जैनों का एक मंदिर है, जैनों के एक तीर्थंकर वे शांतिनाथ जी। तो ये शांतिनाथ जी का मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। और कहते हैं कुंभा के एक कोषाध्यक्ष थे, कुंभा के खजांची थे, कुंभा के ट्रेजरर थे, वेलाक, वेलाक भंडारी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण तो वेलाक ने करवाया था, तो वो थोड़ा सा अलग से याद रख लेना आपने कि श्रृंगार चौरिया शांतिनाथ जैन मंदिर था और कुंभा की किसी कोषाध्यक्ष ने बनवाया। जैनों के मंदिर की बात है तो वापस बताऊं, अपने राजस्थान में जैनों के सबसे सुंदर मंदिर कहां पे? तो एक तो आबू के पास देलवाड़ा के अंदर, और दूसरे सुंदर मंदिर अपने पाली में रणकपुर वाले जो मंदिर है वो खूब सारे सुंदर बने। कहते हैं कुंभा के पास में जैन इकट्ठे कर, जिन जैनों ने कहा कि साहब हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं जैनों का, कुंभा का बनवा लो। तो आप जमीन चाहिए, ले लो, जमीन कितनी चाहिए? तो साहब खूब सारी जमीन चाहिए। कहते हैं कुंभा ने उनको 99 बीघा जमीन दान के अंदर दी थी, और उस जमीन के अंदर उन्होंने क्या शानदार वाली सी चीज बनवाई। एक सेठ हुए थे धरणकसा, और उस धरणकसा नाम के सेठ ने रणकपुर वाले मंदिर बनवाए थे। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये कुंभा के टाइम के कुछ कुछ मुख्य निर्माण कार्य हैं। वापस देख लेना आप कुंभा के टाइम के। विजय स्तंभ बनवाया था, कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं वीर विनोद में कि उसने 84 में से 32 किले बनवाए थे। कौन कौन से मुख्य मुख्य? राजसमंद में कुंभलगढ़, अचलगढ़ और मचान दुर्ग सिरोही में, जिनमें मचान मेरों पर नियंत्रण के लिए, उदयपुर में भौमट, भौमट भीलों पर नियंत्रण के लिए। एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था सिरोही में, और वो किला आपका अचलगढ़ 1452 में। ये किला पुराने टाइम का परमारों को बनाया हुआ था किला था। फिर उसने कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है, 3 जगह बनवाया, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ के अंदर बनवाया। फिर उसने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर उसी के टाइम में बना था, शांतिनाथ जी भगवान है उनका ये मंदिर है। और वेलाक नाम का कोई जैन था, उसने ये बनवाया था, कुंभा के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। और धरणकसा ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, धरणकसा ने। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, ये रणकपुर आपके पाली के अंदर पड़ता है। धरणकसा नाम के सेठ थे, उन्होंने बनवाए थे। पर इसके लिए जमीन दान में दी थी, कुंभा ने दी थी 99 बीघा जमीन का दान किया था। इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें मैं अलग अलग थोड़ी सी इनकी और बताता हूँ आपको। चलो पहले मैं आगे वाले थोड़ी और बातें बता दूं, फिर इनके बारे में थोड़ा, विजय स्तंभ के बारे में आपको, कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब और करूंगा, वहां आपको रणकपुर वाले मंदिरों के बारे में और बता देंगे आपको। पहले थोड़ी आगे वाली बातें और कर लेते हैं। साहित्य, लिटरेचर, मैंने भी बताया कुंभा वीणा बजाया करता था, इसका मतलब कुंभा म्यूजिक के अंदर रुचि रखता है। तो उसने म्यूजिक की खूब सारी किताबें लिखी, संगीत की खूब सारी किताबें लिखी। और कहते हैं कि उसके जो संगीत के गुरुजी थे उनका नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास कुंभा के गुरुजी हुआ करते थे। अब संगीत पर इसने कौन कौन सी किताबें लिखी? तो संगीत की किताबों के नाम याद कर लेते हैं अपने कुंभा की। एक किताब का नाम है सुधा प्रबंध। देखो हिंदी में इसी को कई बार सूड प्रबंध लिख देते हैं वो। एक किताब का नाम है कामराज रतिसार। एक किताब का नाम है संगीत सुधा। एक किताब का नाम है संगीत मीमांसा।
एक किताब का नाम है संगीत राज, और सबसे मुख्य किताब भाई यही है, संगीत राज। देख लो नाम से संगीत की राजा है, जैसे संगीत राज है। कहते हैं 5 पार्ट्स में बंटी हुई किताब है संगीत राज। कामराज रतिसार के लिए कहते हैं इसके 7 पार्ट है। ये देखो, एक तो ये किताबों के नाम याद करने का तरीका है, बोल बोल के देखिए आप इनको 2-3 बार बोलिए कि सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। मुख्य मुख्य कुंभा ने खूब सारी किताबें लिखी, मैं केवल उनके नाम याद करवा रहा हूं आपको जिनके एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उनके नाम अपने याद करते हैं। कौन कौन से वापस देख लो, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। वापस देखो देख कौन कौन सी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज सबसे अच्छी वाली किताब है। संगीत राज के 5 पार्ट है और कामराज रतिसार जो इसके 7 पार्ट। पर इस वाले 5 पार्ट भी अपने को याद रखेंगे कि 5 पार्ट कौन कौन से हैं। 5 पार्ट के नाम है इसके। एक पार्ट का नाम है पाठ्य रत्न कोश, एक अगले का नाम है गीत रत्न कोश, फिर अगले का नाम है नृत्य रत्न कोश, फिर अगले का नाम है वाद्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला रत्न कोश, और एक का नाम है रस रत्न कोश। 5 पार्ट देख लो कौन कौन से 5 पार्ट है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब सिंपल सा कभी कोई आपसे पूछ ले कि संगीत राज के 5 भागों के बारे में बताइए, तो संगीत राज के 5 भाग बता देना। कौन कौन से 5 भाग हो गए, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। और वैसे याद नहीं रहे तो कुंभा कहने का मतलब ये था कि पहले तो पढ़ो भाई, तो पाठ्य रत्न कोश, फिर उसने कहा पढ़ लिया अब गाओ, तो गीत रत्न कोश, उसने गा लिया तो अब गाने के साथ साथ डांस और करो, तो उसने कहा नृत्य रत्न कोश, फिर उसने कहा बजाओ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और बजाओ, तो वाद्य रत्न कोश, और उसने कहा ये करोगे तो मजा आ जाएगा, रस मिलेगा आपको, तो रस रत्न कोश। तो पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस रत्न कोश किसके भाग है, संगीत राज के भाग है। ये तो कुंभा ने खुद ने सीधी सीधी सी किताबें लिखी थी। कौन कौन सी वापस देख लो, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज के 5 पार्ट कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब घुमाने का मैंने तो लिखी है वो लिखी है, अपने से पहले भी किसी ने संगीत पे काम किया है कि नहीं किया है, लोगों ने सब किया है, ये कैसे हो सकता है कि पहले नहीं किया हो, पहले भी खूब सारे लोगों ने संगीत पर काम किया। घुमाने का लाओ देखे कौन कौन सी किताबें, दिखाओ मुझे। किसी ने ला के कुंभा को एक किताब दिखाई, का सबसे अच्छी किताब जो संगीत पर लिखी है वो सर ये है, गीत गोविंद, जयदेव की बुक थी, पुराने टाइम में संगीत पर लिखी हुई बहुत अच्छी बुक थी। कहा सर ये है, कुंभा ने पढ़ी, कुंभा ने पढ़ गया, मजा आ गया, किताब तो शानदार वाली है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूं, इतनी बड़ी बुक पढ़ गया, तुम लोग इतनी बड़ी बुक पढ़ भी नहीं सकते, तो मैं काम करता हूं, तो मैं इसके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करके दे देता हूं। तो कुंभा ने ये जो बुक थी इसका एक छोटा रूप लिखा था, और उस छोटे रूप को कहते हैं रसिक प्रिया। देखो मैंने बताया था कि रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया, पुराने टाइम में हमने पढ़ा था। वो जो रसिक प्रिया है, वो जो जयदेव की गीत गोविंद है, उसका छोटा रूप और किसने लिखा था, कुंभा ने। अब और सुन, ये किसी बड़ी किताब के छोटे रूप, किसी कठिन किताब के सरल रूप जो लिखे जाते थे, इनको बोलते थे टीका। अंग्रेजी में कहते हैं कमेंट्री, हिंदी में अपने कहते हैं टीका। किसी बड़ी किताब का छोटा रूप, किसी कठिन किताब का सरल रूप। तो मैं कह सकता हूं कि रसिक प्रिया गीत गोविंद की कमेंट्री है, रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका है। गीत गोविंद ओरिजिनली बुक किसकी, जयदेव की, इसकी कमेंट्री किसने लिखी, तो कुंभा ने। कमेंट्री का नाम क्या है, तो रसिक प्रिया नाम है इसका। और अच्छे शब्दों में आप कहूं तो कुंजी है जी, पासबुक है, संजीव पासबुक है, राजा वनवीक सीरीज है। किसी बड़ी चीज का छोटा रूप, किसी कठिन चीज का सरल रूप है। कुंभा ने कहा और कोई लाओ देखे, और कोई किताब हो, कहा साहब हाँ और अच्छी किताब है। कौन सी, का एक किताब है संगीत रत्नाकर। कुंभा ने कहा ये किसने लिखी, लोगों ने कहा साहब ये सारंगधर की लिखी हुई बुक है। कुंभा ने कहा मैं इसकी भी टीका लिख दूंगा, तो कुंभा ने इसकी भी टीका लिखी, पर इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया उसने। कुंभा ने केवल नोट्स का नाम नोट्स ही छोड़ दिया, वरना तो आपको ये और याद करनी पड़ जाती। तो कुंभा ने इसकी भी टीका लिखी। कुंभा ने कहा और लाओ देखे, एक और पुरानी किताब लेके लाए, चंडी शतक, बाण भट्ट की किताब है, आप पढ़ोगे। महाराज हर्षवर्धन जो हुए थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, जिनकी किताबें अपने को मिलती है आगे आप पढ़ोगे, इसके अंदर हर्षचरित कादम्बरी नाम की कोई किताब है। तो उनके टाइम में चंडी शतक उन्होंने बुक और लिखी थी बाण भट्ट ने, इस किताब की भी टीका लिखी, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया, इसकी भी कमेंट्री दी, इसकी भी व्याख्या की। तो कुंभा ने 3 किताबों की टीकाएं लिखी, गीत गोविंद जो कि जयदेव की बुक है,
संगीत रत्नाकर जो कि सारंगधर की बुक है, चंडी शतक जो कि बाण भट्ट की बुक है, और जयदेव वाली गीत गोविंद पे जो टीका लिखी उसका उसने एक अलग से नाम दिया, और जो अलग से नाम था उस नाम को उसने क्या कर दिया, रसिक प्रिया कर दिया, औरों का उसने नाम नहीं दिया। कहते हैं कुंभा ने 4 नाटक और लिखे थे, सब चीजों में, संगीत में, नृत्य में, नाटकों में, सब चीजें जानने वाला आदमी था। और इनमें तो और है कि जो 4 नाटक लिखे थे अलग अलग भाषाओं में, और है संस्कृत में तो थे ही, संस्कृत और मेवाड़ी इनमें तो थे ही। इसके अलावा कुंभा कहते कन्नड़ आती थी और उसको मराठी आया करती थी। भाई संस्कृत तो उस टाइम ज्यादातर जानते थे, वो मेवाड़ का था तो मेवाड़ी भी जानता था, पर कन्नड़ और मराठी और लिखी थी। इसके नाटकों के अंदर एक की लैंग्वेज कन्नड़ और एक की लैंग्वेज मराठी और मिलती, 4 नाटक और लिखे थे उसने। तो इस प्रकार कुंभा अलग अलग सब विधाओं का ज्ञाता था, सब प्रकार के डायमेंशन के अंदर था। तो कुंभा की ये सब किताबें भाई आप याद रखना कि कुंभा ने खुद ने संगीत की कौन कौन सी किताबें लिखी, तो मैंने बताया आपको, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। फिर संगीत राज के 5 भाग याद करना, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। 3 टीकाएं लिखी, जयदेव की गीत गोविंद पर, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर, और चंडी शतक की बाण भट्ट की चंडी शतक पर। और जयदेव वाली गीत गोविंद का एक अलग से नाम, और उसका नाम क्या है, रसिक प्रिय। उसने 4 नाटक लिखे थे, वो कई भाषाएं जानता था, उसे मेवाड़ी आती थी, उसे मराठी आती थी, उसे कन्नड़ आया करती थी। तो हमने कुंभा की 2 चीजों के बारे में पढ़ा, कुंभा के निर्माण कार्य और कुंभा के साहित्य के बारे में हमने जाना। आगे और देखते हैं अपने क्या क्या बातें। आगे लिखा कुंभा के कोर्ट स्कॉलर, उसके दरबारी विद्वान। इतिहासकार थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, विद्वान लिखा जाना था, सही शब्द विद्वान होता है। उसके दरबार विद्वान कौन कौन, विद्वान आदमी खुद है तो उसके बाद और खूब सारे विद्वान आएंगे। तो कहते कुंभा के दरबार में खूब सारे विद्वान भी थे। तो कौन कौन वो लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया था उनके बारे में। तो एक बंदे का, इनके अलग अलग किताब पढ़ते थे। एक बंदा है जिनका नाम है कान्हय व्यास। कान्हय व्यास नाम करके एक बंदे थे, और इन्होंने एक बहुत शानदार सी किताब लिखी, एकलिंग महात्म में। आरपीसी की फेवरेट सी बुक है, खूब सारी एग्जाम में पूछी हुई। कान्हय व्यास ने एक एकलिंग महात्म्य नाम की एक किताब लिखी थी। कहते इस एकलिंग महात्म्य का जो फर्स्ट पार्ट था, कान्हय व्यास लिखते हैं, लिख के कुंभा के पास लेके आए कि साहब मैंने ये बुक लिखी है। कुंभा ने पढ़ा रखा यार, शुरुआत वाले पार्ट में मजा नहीं आया था। कुंभा ने कहा ये मैं थोड़ा सा वापस लिख के देता हूँ। तो उसका पहला पार्ट कुंभा ने लिखा था, और उस पहले पार्ट का नाम है राजवर्णन। राजा ने वर्णन किया तो नाम क्या हो गया उसका, राजवर्णन नाम हो गया। उसने राजवर्णन नाम से इसका पहला पार्ट लिखा था एकलिंग महात्म्य का। और एकलिंग महात्म्य के अंदर कुंभा की खूब सारी बातें हैं, कुंभा खूब सारी तारीफें हैं। इसके अंदर लिखा कुंभा हुआ सब सारे सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये नहीं, ऐसे लिखा हुआ उसमें कि कुंभा को वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, सांख्य, योग, जितने सब्जेक्ट उस समय चलते थे उन सब का कोई ज्ञाता है तो कौन है, कुंभा। ऐसी तारीफें कौन करते हैं, कान्हय व्यास। अपनी कौन सी किताब में ऐसी तारीफें की है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का फर्स्ट पार्ट किसने लिखा, कुंभा ने। उस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो राजवर्णन। कैसे कुंभा के दरबार में एक विद्वान और हुआ करते थे, मेहाजी। मेहाजी के नाम के, मेहाजी तीर्थ यात्रा करने वाले टाइप के आदमी, इधर उधर तीर्थ यात्रा पे जाते रहते थे। कहते हैं कि कई दिन मेहाजी दिखे नहीं, एक दिन मेहाजी आए तो कुंभा ने पूछा मेहाजी इतने दिन कहाँ थे। तो कुंभा ने कहा कि साहब मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया हुआ था। तो कहाँ कहाँ जाके बताओ, तो उन्होंने खड़े होकर बताया, मैं यहाँ जाके आया, यहाँ जाके। फिर कुंभा ने कहा यार रुको यार, अब कितने बताओगे, आप तो खूब जगह घूम के आ गए, कितनी जगह घूम के। तो उन्होंने कहा 120 तीर्थ करके आए, 120 मंदिर देख के आए अलग अलग। तो एक काम करा, नोट्स बना के लाओ, मैं पढ़ लूँ। तो उन्होंने किताब लिखी तीर्थों के बारे में, इसलिए उस किताब का नाम है तीर्थमाला। 120 तीर्थों का वर्णन है, खूब सारी बातें। रणकपुर वाले जैन मंदिर की खूब सारी बातें बताते हैं। और वो कहते हैं रणकपुर वाला जैन मंदिर तो इस दिन नींव लग रही थी ना, मैं वहीं था। कुंभलगढ़ वाला जो मंदिर बना था, कुंभ स्वामी का मंदिर है, वो बताते हैं। कुंभा ने वहां जो मूर्तियां वगैरह लगवाई थी उनकी बात बताते। तो उनका मजा आ गया, मेहाजी वाली ये बुक लिख दी। तो मेहाजी की बुक का नाम क्या है, तीर्थमाला। कितने तीर्थों का वर्णन है इसमें, 120। कौन से मंदिर की प्रतिष्ठा में वो खुद ही उपस्थित थे, किसकी नींव लग रही, फाउंडेशन लग रही थी, तो रणकपुर। दो तो हो गए आपके, दो कौन कौन से हुए, एक तो कान्हय व्यास। कान्हय व्यास ने कौन सी किताब लिखी, एकलिंग महात्म्य। एक कौन से हुए, मेहाजी। और मेहाजी ने कौन सी बुक लिखी अपने, तीर्थमाला। कितने तीर्थ है, 120 तीर्थों का वर्णन। फिर और इसके अलावा फिर एक राइटर हुए हैं मंडन। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने वाली सी बात हो रही।
मंडन कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि कुंभा ने कुछ किले बनवाए थे, मैंने राजसमंद में किला बताया था कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ मंदिर का जो कुंभलगढ़ के किले का जो आर्किटेक्ट है, कुंभलगढ़ के किले का जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट को भाई अपने हिंदी में बोलते हैं वास्तुकार, जो वास्तुकार है वो कौन था? मंडन। तो मंडन मकान बनाने वाला आदमी है। मतलब गुमान कहा कि मंडन जी मकान तो बनाते ही हो, साथ में लिखो और कैसे कैसे मकान बनाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दो, हमें नोट्स तैयार करके दो। फिर मंडन ने किताबें लिखी। मंडन की किताबें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। मंडन ने किताबें लिखी, देवमूर्ति प्रकरण, और किताबें लिखी इन्होंने प्रासाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राजवल्लभ, ये खूब सारी सी किताबें लिखी उन्होंने। देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, अलग अलग सब प्रकार की जितनी प्रकार की किताबें हो सकती थी। वास्तुसार एक किताब लिखी इन्होंने। ये तो मुख्य मुख्य किताबें याद रख लेना, ये ज्यादा पूछी हुई है। वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। राजवल्लभ तो राजाओं के मकान वगैरह कैसे बनते हैं, देवताओं की मूर्तियां वगैरह कैसे बनती है, वास्तु क्या चीज होती है, इन सब के बारे में बताया। प्रासाद मतलब महल कैसे बनते हैं। रूप मंडन है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मूर्तियों के बारे में बताया। इसमें भी स्कल्पचर की बुक है, इसका ध्यान रखना। कोदंड, कोदंड का मतलब होता है धनुष। धनुष जो होता है, तो ये धनुष के बारे में कि धनुष कैसे बनते हैं। आप क्या थोड़ा ध्यान नहीं देते। मुझे याद है साल भर पहले अखबार के अंदर कोई न्यूज थी कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम की कोदंड मूर्ति का अनावरण किया। तो दिमाग में आया कोदंड क्या होता है? कोदंड मतलब धनुष, मतलब ऐसी मूर्ति जिसमें भगवान राम है, वो धनुष लेके खड़े हुए, तो वो कोदंड मूर्ति होगी। तो वैसे उसने किताब लिखी जिसका नाम ही रख दिया उसने कोदंड मंडन। तो उसकी बुक्स के नाम के मंडन लिखा हुआ मिलता है। फिर भी इनके सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे याद है रूप मंडन का एक बार सब्जेक्ट पूछ लिया था, हालांकि कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो रूप, रूप किसका होगा? मतलब चेहरा, चेहरा किसका बनेगा? तो मूर्ति का ही हो सकता है चेहरा। तो इसमें मूर्ति कला, स्कल्पचर की जानकारी अपने को मिलती है। तो ये मंडन की किताबें याद करना कौन कौन सी? वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, तीन तो याद रखने, बाकी तीन ये मंडन वाले याद रखना। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन में याद रखना किसकी है? तो धनुष की। रूप मंडन की याद करना किसकी है? तो मूर्तिकला की जानकारी देती है। तो तीन कान्हा व्यास की, एकलिंग महात्म में, मेहाजी की तीर्थमाला, और मंडन की तो खूब सारी किताब बता दी। मंडन था कौन? तो ये आपका जो कुंभलगढ़ का किला है, इसका क्या था? आर्किटेक्ट था। इसका क्या था? वास्तुकार था। ये कुंभलगढ़ के किले की दीवार वीवार बनाई हुई है। और बताऊंगा मैं कुंभलगढ़ किले की थोड़ी बातें अभी आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो और खूब सारे विद्वान थे, तीन ये बता दी। फिर एक मंडन का भाई था नाथा। नाथा भी मंडन के साथ ही भाई मकान बनाता था। तो इसको कहा तू भी नोट्स तैयार कर। तो भाई ने लिखी वास्तु सार, इसने लिख दी वास्तु मंजरी। इसने कहा लो यार भैया वाले से नोट्स हैं, थोड़े कॉपी पेस्ट कर लिए, ऊपर नीचे थोड़ी चेंज कर ली, जैसे आप अपने बीए में करते होंगे, ज्योग्राफी की फाइल, फिजिक्स की फाइलों में करते थे, जैसे इसने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। ये मंडन का भाई था। फिर एक मंडन का बेटा और था, गोविंद। अब जो काम पापा करे, जो काम चाचा करे, वही काम बाद में बेटा करेगा। तो गोविंद भी मकान बनाता था, और फिर उसको तू भी बुक लिख। गोविंद वाली किताबों का नाम याद रखना, बड़ी शानदार सी किताब है। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, और ये तीन मुख्य मुख्य से, पहले ये याद करो। एक किताब और है, वो थोड़े अलग सब्जेक्ट के, लिख देते हैं, चलो फिर अपने याद कर लेंगे। सार समुच्चय, कला निधि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन इसी का पूछा जाएगा कला निधि का। कला निधि वो बुक है जो बताती है कि मंदिरों के जो शिखर होते हैं वो कैसे बनाए जाने चाहिए। ये जो होता है इसको शिखर बोलते हैं। ये कैसे बनाया जाना चाहिए, एकमात्र भारतीय किताब है जो केवल शिखरों पे डिपेंड है, जो केवल शिखरों का डिस्क्रिप्शन देती है। वो किताब कौन सी है? कला निधि।
और वो किसने लिखी थी? तो गोविंद ने लिखी थी। तो याद रखना भाई, कलानिधि के बारे में कोई पूछ सकता है मुझे 2013 में एक प्री का तो क्वेश्चन ही था, कलानिधि पुस्तक का लेखक कौन है या कलानिधि किसने लिखी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था। द्वार दीपिका नाम पता चल रहा है, दरवाजे के बारे में, तो दरवाजों के बारे में। उद्धार धोरिणी, उद्धार करने वाली, उद्धार मतलब दोबारा बनाने किसी चीज को, तो रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित किताब है उद्धार धोरिणी। अब मंडन और उसका बेटा गोविंद, ये दोनों वास्तुकार है, मतलब आर्किटेक्ट है, किताबें लिखते हैं, मतलब राइटर है, और दोनों डॉक्टर और थे, वेद जी और थे। कहते हैं मंडन ने भी एक किताब लिखी थी वैद्य मंडन, जिसमें बीमारियों के बारे में बताया था, और इसने भी एक किताब लिखी थी सार समुच्चय, इसमें आयुर्वेद की जानकारी है पूरी। आयुर्वेदा जो होता है बाबा रामदेव वाला, आपने इसकी पूरी जानकारी दी हुई है, कैसे बीमारियां होती है, कैसे उनकी दवाइयां बनती है, उन सब की जानकारी इसके अंदर दी हुई। तो ये गोविंद वाली तो भाई चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें, याद रखना। कलानिधि देवताओं के मंदिरों के शिखरों के बारे में, द्वार दीपिका दरवाजों के बारे में, उद्धार धोरिणी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, सार समुच्चय बीमारियों के आयुर्वेद के बारे में। पिता ने लिखी थी वैद्य मंडन, वेद मंडन लिख दिया उसने आगे, और इसने आयुर्वेद के लिए कौन सी लिख दी थी? सार समुच्चय की। सार है इस समुच्चय के अंदर क्या क्या है, सब आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना। तो ये थोड़े राइटर हुए। तो मुख्य मुख्य तो ये आपके कौन कौन से हो गए? तो कान्य व्यास हो गए, मेहाजी हो गए, फिर मंडन हो गया, मंडन का भाई नाथा हो गया, और मंडन का बेटा कौन हो गया? गोविंद हो गया आपके। फिर तो आगे सीधे सीधे से नाम कि कुंभा खुद की बेटी थी रमाबाई, और रमाबाई भी अपने पिताजी की तरह संगीत में खूब ही रुचि रखती थी, और रमाबाई को एक उपाधि और मिली थी, टाइटल मिला हुआ था, टाइटल का नाम था वागीश्वरी। रमाबाई का टाइटल था वागीश्वरी नाम करके, रमाबाई को एक टाइटल मिला था। और रमाबाई को जावर, मैंने बताया जावर में चांदी निकलती थी, वो जावर वाला इलाका रमाबाई को दिया था। कहते रमाबाई की शादी हुई थी, बाद में पति की डेथ हो गई थी, वापस आके रहने लग गए थे। तो बाद में जब वापस यहाँ आके रहने लग गए तो कहा कि भाई अब इसके रहने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो जावर से आज के बाद जितना रेवेन्यू मिलेगा वो किसको दे दिया जाए? रमाबाई को रेवेन्यू दे दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के राजतंत्र में राज परिवार की महिलाओं के पास में इकोनॉमिक राइट्स हुआ करते थे, और एक राजा की बेटी जब विधवा हो जाती है, वापस आती है, विडो हो जाती है, वापस आती है, तो उसको रेवेन्यू के लिए, उसको अपने इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के लिए एक एरिया दिया जा रहा है। एरिया भी वो जहां से मिनरल्स निकलते हैं, एरिया भी वो जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो एरिया कौन सा था? जावर। तो यहाँ पे जावर वाला इलाका किसको दे दिया गया था? रमाबाई को। ऐसे कई जगह आप पढ़ोगे, जैसे शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, उसको सूरत पोर्ट दिया हुआ था, यहाँ का रेवेन्यू पूरा तू लेगी। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए थे अमोघ वर्ष, तो उनकी एक बेटी थी चंद्रोब लब्बे, और चंद्रोब लब्बे को कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के बीच का जो हिस्सा था वो पूरा उनको दे दिया गया था। जैसे कई जगह अपने को इकोनॉमिक राइट्स के उदाहरण मिलते हैं, तो याद रखना ये बात। तो रमाबाई एक। तो फिर कुंभा के गुरुजी थे, उनका नाम था हीरानंद मुनि। ये कुंभा के गुरुजी थे हीरानंद मुनि नाम करके। फिर कुंभा के दरबार में एक थे तिल्ला भट्ट। 2013 वाले एग्जाम में तिल्ला भट्ट का भी नाम था, पूछा हुआ था, कुंभा के विद्वान पूछे हुए थे। फिर कुंभा ये नहीं था कि हिंदू था तो केवल हिंदुओं का आदर करता था, वो जैनों का खूब आदर करता था, और उसके दरबार में जैन विद्वान थे। जैसे उसके दरबार में जैन विद्वान कौन थे? तो उसके दरबार में कोई थे एक सोमदेव सूरी, सूरी वाला याद कर लेना आप, मैंने आपको बताया था। एक कोई थे सोम सुंदर सूरी, एक थे जय शेखर, एक थे भुवन कीर्ति, ये सब उसके दरबार के अंदर हुआ करते थे। तो ये देख लेना अलग वाले, ये जैन विद्वान। सिंपल सा कोई प्री में पूछ ले इनमें से कौन सा जैन विद्वान था या नहीं था, या कोई आपसे पूछ ले मेंस में कि कुंभा के जैन विद्वानों के नाम बताओ, या कभी पूछ ले कुंभा धर्म सहिष्णु था, कुंभा टॉलरेट राजा था, कुंभा सेकुलर राजा था, तुम्हें कैसे पता? तो साहब देख लो, जैन विद्वान भी उसके दरबार में थे, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। और कहते जैनों पे तो इतना दरियादिल हो गया था, जैनों के मंदिर वगैरह तो बनवा ही रहा, वो तो अपने को दिख ही रहा है। कहते उसने जैन जब अबू देलवाड़ा जाते थे पहले, तो उनपे एक टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा कर, कि आप तीर्थ यात्रा कर जाओगे, किसी भी पिलग्रिम पे जाओगे तो वहां पे आपको टैक्स लगेगा। तो जो पिलग्रिमेज टैक्स लगा करता था, उसको एबोलिश करने वाला, उसको हटाने वाला कोई राजा था, तो वो भी कुंभा था। और कुंभा ने अबू जाने वाले जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो जैनों के साथ उसकी ठीक ही बनती थी। कुंभा के संगीत गुरु पूछे तब तो मैंने बताया था सारंग व्यास। कुंभा के वैसे ही गुरु पूछे तो हीरानंद मुनि, हीरानंद मुनि को उसने अपना गुरु बना रखा था। तो ये कुंभा के कोर्ट स्कॉलर थे। उसके दरबार में स्कॉलर कौन कौन थे, उन सब की मैंने आपको बात बता दी। शुरुआत वालों किताबें वो थोड़ी याद रखनी, इन वाली तो आपको किताबें है नहीं, तो नाम याद रखने। फिर आगे आ जाते हैं।
फिर एक लिखा हुआ है उपाधियां, जिस राजा ने इतने अलग अलग काम किए तो उसके टाइटल क्या क्या थे। टाइटल पढ़ते हैं देखो। कुंभा ने मुस्लिम राजाओं को हराया, मालवा के महमूद खिलजी को हराया, नागौर में शम्स खां को भी हराया और मुजाहिद खां को भी हराया, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को हराया। ये सब मिल मुला के आए तो भी इनको हराया, इसलिए उसकी एक उपाधि पड़ गई हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान। सुल्तान वास्तव में त्राण, त्राण शब्द से बना हुआ है, तो मुक्ति दिलाने वाला। तो हिंदुओं को मुक्ति दिलाने वाला कोई राजा हुआ तो वो क्यों भाई कुंभा हो गया। तो कोई पूछे आपसे कि मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली, तो कुंभा की उपाधि कौन सी हो जाएगी, हिंदू सुल्तान, याद रख लेना। फिर और कुंभा की एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। अपने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत बड़े राइटर हुए भरत मुनि, और भरत मुनि के लिए कहा जाता है, भरत मुनि ने बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र, कि नाट्य शास्त्र भारत में म्यूजिक, डांस और ड्रामा की अद्वितीय कृति है। यूनिक कोई यदि चीज लिखी हुई है तो वो आपके भरत मुनि ने लिखी थी, और वो नाट्य शास्त्र लिखी है। कुंभा कहता है कि उन भरत मुनि के जैसा जैसा मैं हूं, मैं दूसरा भरत मुनि हूं। अभिनव मतलब दूसरा, उनके समान, नया, और भरत आचार्य, मैं भरत मुनि के समान, या नव्य भरत भी कहा जाता है कुंभा को, कि मैं नया भरत हूं। फिर कुंभा ने खुद ने इतनी किताब, ये संगीत की वजह से, कोई पूछ लेगी ये उपाधि कुंभा क्यों मिली, संगीत के कारण, म्यूजिक के कारण। फिर कुंभा ने इतने सारा लिटरेचर खुद लिखा और बाकियों से लिटरेचर लिखवाया, और इसलिए कुंभा की उपाधि है राणा रासो। तो उपाधि कौन सी होगी, राणा रासो। फिर कुंभा पहाड़ी किलों पे कब्जा कर लेता है कहीं पे, तो कुंभा की उपाधि मिलती है हाल गुरु। हिली फोर्ट्स पे कब्जा करने वाला था, इसलिए हाल गुरु को उपाधि मिलती है। कुंभा धनुष बहुत अच्छा चलाता है, इसलिए कुंभा की उपाधि मिलती है चाप गुरु। चाप ऐसे होता है, धनुष आपका, धनुष चलाने वाला, अच्छा वो बहुत अच्छा आर्चर था, आर्चर था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चाप गुरु नाम पड़ गया। कुंभा कहता है मैं शिवजी एकलिंग जी को तो मानता ही हूं, मैं विष्णु भगवान का और भक्त हूं, इसलिए उसकी दो उपाधि और मिलती है। एक मिलती है परम भागवत, भागवत का मतलब विष्णु भगवान ही होता है, और एक उसकी उपाधि मिलती है आदि वराह। वरा का मतलब विष्णु भगवान। आप एंशिएंट पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि आदि वरा की उपाधि अपने गुर्जर प्रतिहारों ने धारण की थी, परम भागवत वाली उपाधि अपने गुप्त राजाओं ने, जबकि वो भी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये कुंभा की सारी उपाधि याद रखना। मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण हिंदू सुल्तान, संगीत की जानकारी कारण अभिनव भट्टाचार्य कर दो या नव्य भरत कर दो, साहित्य लिटरेचर की वजह से राणा रासो, हिली फोर्ट्स जीत लिए, पहाड़ी के लिए जीत लिया हाल गुरु, आर्चर है बहुत अच्छा, धनुष बहुत अच्छा चलाता है चाप गुरु, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा फॉलोवर है, विष्णु भगवान को मानता है तो परम भागवत और आदिवरा। ये सब कुंभा के बारे में हम सब बातें पढ़ रहे थे, कुंभा क्या चीज है क्या नहीं। अब लो थोड़ा सा आगे, मैंने बीच बीच में जो कुछ छोड़ दी थी मैंने कहा बाद में बताऊंगा, उनके बारे में और बता देता हूं। जैसे अभी मैंने एक बात की थी आपको विजय स्तंभ की, एक वो बात छोड़ दी थी, विजय स्तंभ क्या है क्या नहीं है, हम बात कर लेते हैं यहीं पे। विजय स्तंभ की बातें करते हैं। क्यों बनाया गया 1437 में, सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को हरा दिया था, इसलिए उसने क्या बनवाया, विजय स्तंभ। विक्ट्री जीत के बाद बनाया, इसलिए विक्ट्री टावर। कोई विक्ट्री जब होगी तो उसके बाद किसी भी राजा की फेम बढ़ेगी या कम होगी, निश्चित रूप से फेम बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी। पॉपुलैरिटी बढ़ी इसलिए इसका एक नाम हो रहा है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का एक नाम और है, वो नाम क्या है इसका, कीर्ति स्तंभ। ठीक है। फिर कहते हैं इस विजय स्तंभ में सबसे पहले अंदर घुसते ही पहली जो बड़ी मूर्ति लगाई विष्णु भगवान की मूर्ति लगवाई है, इसलिए एक नाम हो गया विष्णु ध्वज। विष्णु फ्लैग का दो है, विष्णु ध्वज का दो। भगवान विष्णु का जो व्हीकल है, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़, गरुड़ जो पक्षी होता है, इसलिए एक नाम हो गया गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज हो गया। कहते हैं इसकी सारी मंजिलों में, ये इधर वाला फोटो विजय स्तंभ का ही, इसकी सारी जो मंजिलें हैं इनके अंदर मूर्तियां लगाई हुई है, इसलिए इसका एक नाम हो गया म्यूजियम ऑफ आइडल्स। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। और एक नाम हो गया इसका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ
इंडियन स्कल्पचर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। देख लो भाई, इसके खूब सारे अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है इसके? तो विजय स्तंभ कहते हैं क्योंकि विक्ट्री के बाद बनवाया। कीर्ति स्तंभ कहते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई। विष्णु ध्वज कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। गरुड़ फ्लैग कहते हैं क्योंकि विष्णु भगवान का व्हीकल गरुड़ होता है। इसे म्यूजियम ऑफ आइडल्स कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि इसमें मूर्तियां लगी हुई है। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं